अभी रोमन रेंस का दिन हमको पता है 1000 दिन का तो हो जाएगा, लेकिन ब्रूनो सैमर्टिनो जिनका सबसे लंबा रेन रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में सालों साल वाला, अगर उस रेन को पीछे छोड़ना है रोमन रेंस को, तो उनको 2028 तक बैकलैश, जब तक प्रीमियम लाइव इवेंट आएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तब तक चैंपियनशिप को अपने पास रखना है। और इतना लंबा फिर जाके रोमन रेंस का जो रेन है वो ब्रूनो सैमर्टिनो के रेन को तोड़ेगा। तो तुम सोचो उन्होंने क्या लेजेंडरी काम पहले वो करके जा चुके हैं, इस टाइम पे करना तो इम्पॉसिबल ही है। मतलब इसके होने के चांसेस तो 0.001% होंगे कि रोमन रेंस के पास तब तक चैंपियनशिप रहेगी, क्योंकि फिर तो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक जनरेशन ही निकल गई, हम कह सकते हैं रोमन रेंस के पास पूरी चैंपियनशिप है। वैसे क्या आपको इस बात पे बिलीव है थोड़ा सा भी कि क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैंने तो 0.001% बोला, तुम्हारे हिसाब से वो परसेंटेज में कितना होगा? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको बताने के लिए, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। और जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो आ गई है थोड़ी सी नीचे, क्योंकि जो व्यूअरशिप है वो है 2.291 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन लास्ट वीक की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी वो थी 2.364 मिलियन व्यूअर्स, तो 389 मिलियन व्यूअर्स। तो इस हिसाब से हम देखें तो व्यूअरशिप घट गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और रेसलमेनिया के बाद वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है उसकी व्यूअरशिप नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा कंसर्निंग तो ये रहता है, लेकिन फिर भी 2 मिलियन के अबव है, काफ़ी अच्छी खासी। तो ये एक विन वाली सिचुएशन ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ से जब कंपेयर करके देखेंगे तो उनको अच्छे समझ आ जाएगी ये बात। कल स्मैकडाउन के बाद गाइस मैच हुआ जिगलर और ऑस्टिन थ्योरी का। ऑब्वियसली इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी जीते, लेकिन जो मॉक करने वाला सिलसिला है जॉन सीना का नाम लेके वो कंटिन्यू है ऑस्टिन थ्योरी के लिए, क्योंकि जिगलर ने यहाँ पे जो 5 नकल शफल है वो मूव परफॉर्म किया। हालांकि वो जो जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट है उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई उनसे। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई वैसे तो ये वहाँ के फैंस को एंटरटेन करने के लिए होगा, बट ये मूव्स का यूज़ जिगलर कर रहे थे ऑस्टिन थ्योरी के सामने स्मैकडाउन खत्म होने के बाद डार्क मैच में। शेमस ने गाइस रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर उस पिक्चर को शेयर किया है जो आई है रेसलमेनिया बैठक से, जो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे जो रेसल चैटर ने ऑर्गेनाइज किया था पूरा एंट्रेंसेस वाला सीन, तो उसकी एक पिक्चर जो है निकाली हुई है, और ये फैन नहीं जो भी वहाँ पे आया था, और उसके बाद शेमस ने इसको शेयर भी किया है। मतलब जैसे सेथ रॉलिंस ने भी किया था, शेमस ने कुछ लाइक भी किया है। तो एंगेजमेंट मेन स्ट्रीम वाली जगहों से भी रेसलमेनिया बैठक को मिली है। वैसे अगर आप पूरी वीडियो इसकी देखना चाहते हो तो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक 8-10 मिनट वाली इसमें पूरी समरी समझ में आ जाएगी, और एक पूरी 1 घंटे से ज़्यादा रेसलमेनिया बैठक की वीडियो है। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ पे क्या क्या हुआ था, जो कि रेसल चैटर ने ऑर्गेनाइज किया था चेतन के साथ मिलकर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों वीडियोस का आप लोग जाके उसे देख सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये रिलेटेड है विंस मैकमैन से। अब क्योंकि इस हफ्ते स्मैकडाउन पर बैक स्टेज विंस मैकमैन नहीं थे, और उनका जो फिंगरप्रिंट्स शो के ऊपर वो भी नहीं थे, तो इस हफ्ते जो बैक स्टेज लोगों का मोराल है वो काफ़ी अच्छा था, ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल था पहले से जो मंडे नाइट रॉ में हुआ उसके कंपैरिजन में। तो इस समय जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स है ना, वो ज़्यादा परेशान है कि मतलब सोशल मीडिया पर तो फायर विंस चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। एनएक्सटी पे इवन चैंट भी हो रहे हैं इसके, स्मैकडाउन पर तो हमको सुनने को नहीं मिले। तो फैंस से ज़्यादा सुपरस्टार्स रियल में कंसर्न है कि यार ये बंदा वापस आ गया, अब फिर से ये अपने तौर तरीके करेगा। तो लोग जो हैं बैक स्टेज और डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स वो देखना नहीं चाहते। हालांकि डिपेंड इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करता कि वो क्या चाहते हैं। जो चीज़ होनी होगी या फिर जैसे आगे विंस मैकमैन ने प्लान की होगी वो चीज़ वैसी चलने वाली है। और उनका मकसद है आने वाले टाइम में मेजर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवन क्रिएटिव डिसीजंस भी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, यानी कि वो ग्रीन फ्लैग देंगे तभी जाके जो डिसीजन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगली स्टोरी है गाइस ब्रे वायट से रिलेटेड। ब्रे वायट के बारे में अब अलग ही बात आ रही है भाई। ब्रे वायट के बारे में ये हमको चीज़ पता चली है कि मेडिकली ब्रे वायट फिट नहीं है, और वो फिट नहीं भी थे अभी पिछले कुछ टाइम से। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके बारे में वो भी ये बताती है कि अभी ब्रे वायट वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं आए हैं और ना वो फिट हैं, तो इसका मतलब ब्रे वायट अभी आने भी नहीं वाले। तो ये मैं बड़ा अजीब सुन रहा हूँ भाई। अभी तक तो ये फिट होने वाली बात मेरे तो सुनने में नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से ये सुनने में आ रही है। पता नहीं डर्ट शीट्स के अंदर आजकल काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, किसी सोर्स की तरफ से अलग बात पता चलती है, कहीं से अलग पता चलती है। अब फिर ये भी बात आती है कि ब्रे वायट ने तो भाई जो अपना रिलीज है उसको भी रिक्वेस्ट कर लिया, क्योंकि विंस मैकमैन वापस आ गए हैं। तो यही सब चल रहा है इस समय। अब देखो आगे ब्रे वायट का सीन क्या बनता है, लेकिन फिर से जो हाइप है वो जीरो हो चुकी है। अगर ब्रे वायट को दोबारा से आके कुछ करना है तो एकदम से उनको फिर वो कुछ तगड़ा इंप्रेशन डालना पड़ेगा, ताकि उनकी जो हाइप है वो बने, और उसके बाद फैंस उनके बारे में फिर केयर करना भी शुरू कर दें। विंस मैकमैन से रिलेटेड और डब्ल्यूडब्ल्यूई की फायरिंग या हायरिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं। तो बात यह है कि इस समय क्योंकि विंस मैकमैन वापस आए हैं तो हायरिंग फ्रीज लग गया है, यानी कि अभी किसी भी नए टैलेंट्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई हायर नहीं करेगी। जो स्टेबल उनका जो रोस्टर है वैसे स्टेबल चलने वाला है जैसे अभी था। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी निकालने में या लाने में रोस्टर के साथ छेड़छाड़ करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इससे मतलब कि सुपरस्टार्स ये भी कह सकते हो कि अपने आप में सेफ भी फील करेंगे कि भैया वो कहीं जाने रहे, क्योंकि इस समय सब कुछ फ्रीज है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि निकालना लाना भी इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर रही है अपनी कंपनी के अंदर।
हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में अब ये बात पता चले कि वो इंजर्ड हैं किसी तरीके से। मैंने आपको कल शायद मैंने कंफर्म बताया था, नहीं शायद हो सकता है मैंने फीवर या फिर से क्या ऐसा कुछ बताया होगा, लेकिन अभी ये है कि वो स्मैकडाउन से इसीलिए हटे क्योंकि रीजन हमको नहीं बताया था, बट रीजन ये है कि वो इंजर्ड है। अब उनकी इंजरी का जो नेचर है वो समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ जैसा मुझे लग रहा था कि शायद वो सिक है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, वैसा शायद यहाँ पर नहीं है। कोई इंजरी वाली सिचुएशन है ड्रू मैकिंटायर के साथ में। भी कितनी सीरियस है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जल्दी से वो रिकवर हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि WWE की लिस्ट में ड्रू मैकिंटायर उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में आ जाएं जो कि वो एक लिस्ट बना देते हैं कि भाई ये वो सुपरस्टार है जो कि इंजर्ड ज्यादा होते हैं, फिर उनके साथ वो सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो आई होप उस लिस्ट में ड्रू मैकिंटायर का नाम ना आए। अभी रिसेंटली गाइस एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर। आई थिंक केविन ओवंस ने खुद से अपने टिकटॉक अकाउंट पे डाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो केविन ओवंस हैं, उनकी वाइफ हैं और शायद ये उनकी बेटी हैं या पता नहीं, मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो बड़ा सा आपको जाइगेंटिक बंदा दिख रहा है ये केविन ओवंस के बेटे हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, अगली पिक्चर आप लोग देखो। ये 2016 में जो बेटा है वो ऑलमोस्ट चेस्ट के पास आ रहा है केविन ओवंस के, और अब केविन ओवंस अपने बेटे की चेस्ट के पास आ रहा है। तो भाई बेटे की तो ग्रोथ कुछ अलग ही चल रही है। अगर रोमन रेंस की ब्लड लाइन से निपटने के लिए सैमी ज़ेन का साथ काफ़ी ना रहा तो मुझे तो लगता है कि भाई अपने बेटे को भी लेके आ सकते हैं वो, वैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। और अगर चाहे तो ये भी WWE के अंदर करियर बना सकते हैं, बट अभी मुझे ऐसा कुछ खास पता नहीं है कि क्या इनका इंटरेस्ट है WWE में या फिर नहीं। बट हाँ ये जो अपने केविन ओवंस भी कोई छोटे मोटे नहीं है भाई, हमें लगता है कि और बाकी सुपरस्टार से एवरेज, लेकिन जब तुम सामने सुपरस्टार्स को खड़ा हुआ देखोगे तो वो नॉर्मल से अलग होते हैं। मिस्टीरियो को हम लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन इवन हमारे इंडिया में हमारी जो एवरेज हाइट रहती है वो मिस्टीरियो की हाइट के बराबर ही होती है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे वो छोटे लगते हैं क्योंकि बाकी बड़े बड़े होते हैं। तो सोचो उसमें भी केविन ओवंस से भी इतने बड़े लग रहे हैं, तो बड़े हैं बहुत ज़्यादा हाइट में। कोडी रोड्स एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। एक उन्होंने पूरी कहानी लिखी है, जो कहानी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि कैसे चीज़ें उनके लिए क्या हुई क्या नहीं हुई। एक तरीके से अपनी जो पूरी स्टोरी है वो उन्होंने बताने की कोशिश करी है। और यहाँ पे फिर वो जो मेन चीज़ है वो बताते हैं, दिस मंडे आई होप टू स्पीक अबाउट माई फ्यूचर विद WWE एंड वट मे बी नेक्स्ट फॉर मी, ऐसे करके वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ अनाउंसमेंट, कुछ बड़ी चीज़ करने वाले हैं कोडी रोड्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे नाइट रॉ पर पहले तो वो उस चीज़ को एड्रेस करेंगे जो उनकी तुड़ाई हुई है ब्रॉक लेसनर से, और उसके बाद उसके बारे में वो आगे ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ ट्रैश टॉक करेंगे, तो वो सुनने मजा आएगा। और हाँ अभी तो WWE ने ये रीज़न दे दिया, पता नहीं कैसा बकलोल सा रीज़न दिया है कि ब्रॉक लेसनर को शो पे पहले डाला था और पता नहीं वो परेशान है वो मैच से ओमोस से, तो उसका गुस्सा उन्होंने निकाला। ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मंडे नाइट रॉ में एटलीस्ट आके हमको कुछ चीज़ बताएं ये, जो कि आगे हमको फिर समझ में भी आया कि आखिर क्यों हुआ था। इतना वो फर्जी सा रीज़न दे कि मुझे तो मज़ा नहीं आया है सुन के। एक स्टैट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है रॉयल रंबल से रिलेटेड, wrestlemania.co.uk की तरफ से आता है ट्वीट, जहाँ पे लिखते हैं कि लास्ट 10 रॉयल रंबल में सिर्फ 3 ही सुपरस्टार्स ऐसे हैं, 10 में से 3 सुपरस्टार ही ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली रेसलमेनिया में जाके जीत हासिल करी, और वो हैं रैंडी ओर्टन रॉयल रंबल जीतने के बाद, सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतने के बाद, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर। तो मतलब लेटेस्ट जो बंदा है जिसने ऐसा काम किया है वो रेसलमेनिया 36 वाला था। उसके बाद से जो सुपरस्टार रॉयल रंबल जीत रहा है वो हो नहीं पा रहा। तो मतलब अब मुझे लग रहा है काफ़ी चेंज हुई है इक्वेशन, क्योंकि पहले तो हमको लगता था जो रॉयल रंबल जीत गया अब इसका मतलब कि वो जीतने ही वाला है। और मुझे याद है कि ऐसा बिल्कुल 100% तगड़ा वाला थॉट मेरा तब था जब नाकामुरा ने जीता था रॉयल रंबल, और उसके बाद जब वो एजे स्टाइल्स से नहीं जीता तो बहुत सारे फैंस एकदम शॉक होते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये भी था कि शिंसुके नाकामुरा को लोग नेक्स्ट बढ़ता हुआ सुपरस्टार, चैंपियन बनता हुआ सुपरस्टार देख रहे थे। लेकिन हाँ अब ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं रहता कि रॉयल रंबल जीता है तो फिर इसको जीतना ही पड़ेगा, वरना इस हिसाब से तो फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और वैसे भी रिजल्ट भी भाई रोमन रेंस के फेवर में निकला है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं गाइज, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इवन इसको हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि रोमन रेंस कब हारेंगे कैसे हारेंगे। उस पॉडकास्ट को आप लोग जाके सुन सकते हो। हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए 37 मिनट्स के आसपास का है वो एपिसोड। इवन अभी तक उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। तो इस जो पूरी रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला रेंज चला है ना, लिस्ट में जो सेथ रॉलिंस है वही ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने रोमन रेंस के साथ कंपीट तो किया है, लेकिन उन्होंने मैच में रोमन रेंस को हराया है। रोमन रेंस उनसे हारे हैं मैच में, क्योंकि मैच का जो रिजल्ट है वो डिस्क्वालिफिकेशन से निकल के आता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि अगर आप मेरे से पूछो कि सेथ रॉलिंस क्यों वो एक सुपरस्टार हैं जो रोमन रेंस को हरा सकते हैं, तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर WWE सेफ खेलना चाहे, कोई एक सुपरस्टार पिक करना चाहे, तो वो सेथ रॉलिंस को पिक कर सकती है जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करके नए चैंपियन बनेंगे। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि अरे इतना कोई वैलिड पॉइंट नहीं नजर आ रहा, लेकिन हाँ अभी मैं इस बात को कह रहा हूँ, और अगर आगे जाके चीज़ होती है तो आपको याद रहेगा कि अच्छा उस टाइम पे ये चीज़ नोट करने वाली थी। क्योंकि ऐसा ये अगर आप पूरी लिस्ट देखो, ऐसा क्यों और किसी सुपरस्टार के साथ नहीं हुआ कि वो रोमन रेंस मतलब रोमन रेंस ने उसको क्लीन हराया। यहाँ पर हराना तो छोड़ो, वो हारे हैं रोमन रेंस
पॉइंट्स, लेकिन क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से आ रहे थे तो फिर इस वजह से जो मैच में टाइटल चेंज है वो नहीं हुआ था। एक बहुत छोटी सी चीज़ है नोट करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में कोडी रोड्स का नाम चल रहा है, इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि सेथ रॉलिंस भी सुपरस्टार हो सकते हैं। बाकी 11,111 बार शायद आज रोहित पंत गेमिंग चैनल पे मैं रात में स्ट्रीम करूंगा 8-9 बजे के आसपास, तो वहां से नाम लेना शुरू करेंगे। जब तक भी होगा वो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अच्छे से मैं बात कर लूंगा एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की। और हाँ, माय राइज की वीडियो भी आएगी चैनल पे, और अभी इस चैनल पे भी शाम को वीडियो आएगी, तो अभी काफी कुछ कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए। चैनल से चिपके रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और मजे करते रहो साथ में मिलकर मेरे साथ। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।